You have to speak in a louder voice. Good morning, everyone. Good morning, sir. As earlier our senior teachers told you, जैसा कि हमारे 23rd जनवरी है, हाँ, और 23rd जनवरी को 1897 में उड़ीसा के एक सम्रांत यानी अपर मिडिल क्लास, जिसको हम एलीट क्लास बोलते हैं, उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। ठीक है। और उस परिवार में एक कपल थे, मतलब जो कपल थे, दंपति थे, मतलब पति पत्नी थे। एक थे जानकी नाथ बोस और एक थी प्रभावती बोस। ठीक है। और उस बच्चे का नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक। और वो बच्चा इनिशियली इट मीन्स अपने प्राइमरी एजुकेशन से ही इंटेलिजेंट था। ठीक है। और उसने इन द एज ऑफ 19 at that particular time, if you have studied about that, लॉर्ड लिटन का टाइम हुआ करता था और लॉर्ड लिटन ने ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज की जो एज क्वालिफिकेशन थी उसको 21 से माइनस करके डिक्रीज करके 19 पे कर दिया था। इट मीन्स इफ एनी इंडियन सिटीजन वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द ICS, इट मीन्स इंडियन सिविल, ठीक है, अगर कोई भी आदमी इंडियन सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है तो उसको अधिकतम यानी मैक्सिमम 19 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा हो गए 19 से 21 मतलब 19 से 21 साल से ज्यादा हो गया तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इन द एज ऑफ 19 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लिया। It was truly shocking for every Indian। जिस 19 की उम्र में हम आप लोग 12th का एग्जाम नहीं पास कर पा रहे होते हैं, हमारे सिर पे बर्डन होता है। How would we deal phenomenon और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। हमारे दिमाग में यही सवाल होता है कि हम फैराडे के नियम और लेंज, कूलॉम, इन सारे एम्पियर, फैराडे, ये सारे लोगों, एडिसन, इन सारे लोगों को हम डील नहीं कर पा रहे होते। और उस पर्टिकुलर टाइम में उस एक सिंगल इंडियन ने ICS को क्रैक कर लिया था। ICS मीन्स इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है। और आज के टाइम में हम सबके पास इंटरनेट है, चैट GPT, मेटा, ये दुनिया भर की चीजें, कोचिंग है, तमाम सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक। और उस समय में यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या रहा होगा, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस, क्या क्या चीजें रही होंगी, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया होगा। और उस समय में 4th रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जब जो गवर्नमेंट है, जो सिलेक्शन करने वाला आदमी, जो एम्प्लॉयर है, वही बायस्ड है। आप एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर स्कूल में जाएं अपना इंटरव्यू देने और जो उस स्कूल का एम्प्लॉयर हो या प्रिंसिपल हो वही हमको रखने के फेवर में ना हो और फिर हम अपने आप को उसके सामने प्रूव कर दें आई एम राइट। वो वाली कंडीशन थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने कि जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी, इट मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती थी। उसका सीधा ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडियंस अपर क्लास की जो गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उसमें एंट्री ना कर पाए। ठीक है। और अगर इंडियंस अपर क्लास में एंट्री कर जाते हैं यानी गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं, यानी क्लास A और B के ऑफिसर बन जाते हैं, इट मींस डिसीजन मेकर बन जाते हैं। और अगर आपके पास सारी डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगी तो आप इंडियंस के लिए बहुत अच्छे अच्छे रूल बनाएंगे। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मर्केंटाइलिज्म की भावना से, थॉट से एकदम फुलफिल्ड थी। मर्केंटाइलिज्म बोले तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया को एक्सप्लॉइट करके अपना फायदा देख रहे थे। किसी भी तरीके से वो इंडिया से पैसा निकालें और अपनी कंपनी, अपने कंट्री में, कल परसों हमने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सफैम इंडिया की जो NGO उसने बताया कि $64 ट्रिलियन इंडिया से एक्सप्लॉइट करके डाले गए थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट में। और ये इतने पैसे होते हैं कि अमेरिका को मिनिमम आप 2 बार, करंट टाइम में अमेरिका की जो टोटल GDP है उसको 2 बार खरीद सकते हैं। इट मीन्स यू कैन इमेजिन द मनी हाउ मच वाज, कितना पैसा रहा होगा। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री मारी थी तो हम पूरे इंडिया को 25 पैसे, मतलब 20, अगर पूरी इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का 1 रुपये व्यापार हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो हम 25 रुपये से कंट्रीब्यूट कर रहे थे।
इट मीन्स द इंडिया शेयर्स 25% ऑफ टोटल जीडीपी, मीन्स वर्ल्ड जीडीपी, समझे। और जब हम इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो हम पूरे वर्ल्ड में केवल 4%, ओनली 4% का कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, और वो भी केवल बेसिक नीड्स को खरीद के अपनी, ठीक है। इन सारी बातों को छोड़ के नेताजी हमको सिर्फ यही नहीं सिखाते कि अपने ड्रीम्स के लिए कैसे पागल हुआ जाता है, नेताजी हमको यह भी सिखाते हैं कि अगर आपसे किसी की बात ना बने, आप किसी के थॉट से एग्री नहीं करते, तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे मारपीट कर लें। 1938 का मध्य प्रदेश का त्रिपुरी का सेशन चल रहा था, आईएनसी का, ठीक है, आईएनसी सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका सेशन चल रहा था 1938 का, और उस सेशन वो त्रिपुरी में होस्ट किया जा रहा था। और नेताजी सुभाष चंद्र वाज बीइंग अ पर्सन ऑफ नॉन वायलेंट पॉलिसी, वायलेंट पॉलिसी, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों को मार पीट के कैसे भी करके वायलेंस करके भगा दें, बट गांधी जी वाज नॉट एग्रीड फ्रॉम दैट पॉलिसी। गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा को फॉलो करते थे, है ना। और गांधी जी ने सोचा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के लीडर बन जाएंगे, तो जो पूरी कांग्रेस है ये वायलेंस पॉलिसी से फुलफिल हो जाएगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अपनी बात पे अड़ गए और उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। और गांधी जी ने उस समय के वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर्स पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी के, उनके सुभाष चंद्र बोस के अपोजिशन में, ठीक है, पार्टिसिपेट करवाया, कॉन्टेस्ट करवाया। और सबसे अचरज की बात ये थी, सबसे सरप्राइज की बात ये थी कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी ने खुद कहा था कि इफ यू आर वोटिंग फॉर पट्टाभी सीतारामैया देन यू आर वोटिंग फॉर मी। गांधी जी ने खुद कहा था कि अगर आप पट्टाभी सीतारामैया को वोट कर रहे हैं, इसका साफ मतलब यह है कि आप मुझे वोट कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। अगर वो चाहते तो अपनी पावर को एंजॉय कर सकते थे, ही कैन लाई, ही कैन वेस्ट ऑल द पावर्स, वो सारी जो पावर, जो उनको शक्तियां मिल रही थी, बीइंग द हेड ऑफ द आईएनसी के अध्यक्ष होने के नाते, उनको जो भी शक्तियां, जो पावर, जो टेरियर मिल रहे थे, उनको एंजॉय कर सकते थे, वो कांग्रेस को अपने हिसाब से चला सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे लिए अब मोरालिटी के हिसाब से सही नहीं होगा, और उन्होंने आईएनसी के हेड से, चेयरमैनशिप से रिजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस पद को, इस पोस्ट को होल्ड नहीं करेंगे। और 1938 में ही दोबारा फिर से इलेक्शन हुआ, और जो भी बना हो, पट्टाभी सीतारामैया ने फिर उसके बाद पार्टिसिपेट नहीं किया, और आईएनसी में कि कोई दूसरा लीडर आया, ठीक है। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने खुद कहा कि अब हम खुद से अपनी अलग एक पार्टी बनाएंगे, और 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम सुना होगा। 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और कुछ दिन तक वो इंडिया में रहे, उसके बाद वो चले गए फॉरेन। सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए थे, ठीक। और जब वो अफगानिस्तान गए तो अफगानिस्तान में एक जापान की एम्बेसी थी, एम्बेसी बोले तो दूतावास, ठीक। एम्बेसी वो जगह होती है कि जहाँ पे विदेश में, जैसे इंडिया में इंडिया के बहुत सारे लोग विदेश गए, और उनको विदेशों में, मान लो कोई सऊदी अरब गया है, और सऊदी अरब में उसको कोई हेल्प चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए होगी ना, उसको कहीं परेशान किया जा रहा है तो हेल्प चाहिए होगी ना। तो एक ऐसा ऑफिस होता है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही होती है, ठीक। तो दूतावास में वो गए जापानियों से मिलने, ठीक है। और किसी को नहीं, एक सिंगल आदमी को, एक सिंगल पर्सन को ये नहीं पता था कि ये सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक। उन्होंने कहा हमको जापान की एम्बेसी में जाना है। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमको जापान की एम्बेसी में, जापान के एम्बेसडर से मिलना है, तो जो मीडिएटर था, जो उनको एम्बेसी में ले जाने वाला था, उसने कहा नो, आई डोंट ट्रस्ट यू, हमको आप पे भरोसा नहीं है कि आप सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने कहा फिर, कहा मुझे रिश्वत चाहिए, ब्राइब, रिश्वत चाहिए, घूस चाहिए। तो फिर क्या थे? उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, पिताजी की दी हुई घड़ी थी उनके पास, जब उन्होंने आईसीएस क्रैक किया था, ठीक, गोल्डन वॉच। उनके पिताजी बहुत एलिट क्लास, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक एलिट क्लास से रिलेटेड थे, तो उनके पिताजी ने, जब उन्होंने आईसीएस क्रैक की थी, तो उनके पिताजी ने उनको एक सोने की घड़ी दी थी, गिफ्ट करी थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने अपनी वो वाली घड़ी निकाली और उस आदमी को दे दी, कहा एक काम करो, मुझे जापान के एम्बेसडर से मिलाओ। गए, उन्होंने फिर अपना जो भी काम किया होगा, उसके बाद वो जर्मनी गए, और 1939
के टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा था। हाँ बोलो। वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस, बिना भारतीयों की सहमति से उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान के ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए भेज दिया गया था। ठीक है। और एक्सियल कंट्रीज यानी एलाइड कंट्रीज, और दो ग्रुप थे, एक्सियल कंट्रीज और एलाइड कंट्रीज। हाँ, फ्रेंडली कंट्रीज और एक्सियल कंट्रीज, मतलब धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। हाँ, जर्मनी एक्सियल कंट्रीज में आता था। हाँ, और हिटलर उस समय जर्मनी का रूलर हुआ करता था, डिक्टेटर हुआ करता था। नेताजी ने कहा कि इंडियंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हमको यूनाइट करके उनसे हमको बात करनी है। तो कहा क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा हिटलर से बात करनी होगी। और वो गए, हिटलर अपनी ऑफिस में था। ठीक है। उन्होंने अपना मैसेज दिया कि हिटलर से बोल दो कि इंडिया से सुभाष चंद्र बोस आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। आप ही अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए या एक बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए और कोई आदमी आए बोल दे हम श्याम हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, पता नहीं कौन सा श्याम है कि नहीं, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं। उसने अपने एक सेम एकदम डिक्टो टाइप से दिखने वाले आदमी को भेजा और वो अपनी ऑफिस से आया, मतलब हिटलर की ही ऑफिस से आया। उसने हैंड रेज किया, हाथ मिलाने की कोशिश की। उसने कहा यस आई एम हिटलर, हाउ कैन आई टॉक यू, हाउ कैन आई डील विद यू। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा नो यू आर नॉट हिटलर, आप हिटलर नहीं है। दोबारा फिर उसी ऑफिस से दूसरा आदमी आया, फिर उसने कहा हाउ कैन आई डील यू। उन्होंने फिर कहा आप हिटलर नहीं है। वो आदमी फिर चला गया। फिर तीसरा आदमी उसी ऑफिस से फिर से तीसरी बार एक आदमी आया, फिर उसने हैंड रेज किया कि आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, मैं ही हिटलर हूँ। उसने कहा नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने फिर से कहा कि हाँ आप हिटलर नहीं है। फिर वो आदमी चला गया। चौथी बार जब वो आदमी आया तो हिटलर से सुभाष चंद्र बोस से थोड़ा सा दूर खड़ा हुआ। उसने कहा यस आई एम हिटलर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। उसने कहा हाँ अब मैं मान सकता हूँ आप हिटलर हैं। उसने कहा आप फिर जज कैसे कर लिए? आपने एक बार भी हमसे बिना किसी कन्वर्सेशन से, आप विदाउट एनी कन्वर्सेशन, हाउ रिकॉग्नाइज्ड यू आई एम हिटलर। बिना एक बार भी बात किए आपको ये पता कैसे चल गया कि मैं ही हिटलर हूँ? उन्होंने कहा कि जो आदमी पूरे यूरोप को हिला सकता है वो सिंपली मेरे सामने आके और हैंड रेज करके हाथ मिलाने की कोशिश नहीं करेगा। जो आदमी पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है, जो आदमी पूरे वर्ल्ड को हिला सकता है, जो आदमी पूरी जर्मनी की इकोनॉमी को डील कर रहा है, वो मुझसे नॉर्मली आके और खुद से अपना हाथ नहीं देगा। इट वॉज अ डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एस.सी. बोस। उसके बाद वो जापान गए और जापान में उनकी जो आर्मी थी, आजाद हिंद फौज, उसको लेके आए और वो शहीद एंड स्वराज आइलैंड, क्लास 10th, शहीद एंड स्वराज आइलैंड, जिसको आज हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं, वहां पर उन्होंने इंडियन फ्लैग को होस्ट किया। ठीक है। और इंडियन फ्लैग को जब उन्होंने होस्ट किया, टेक्नोलॉजिकल रूप से बहुत ज्यादा एडवांस कर रहे थे। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में उनका डोमिनेशन चल रहा था। ठीक। और उन टाइम्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना कि अब आप इसको, जो इंडिया की डोमिनेशन